आज तकरीबन 20% भारत की और विकसित देशों की समस्या है। ओबेसिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने समझा कि आपको अपने लाइफ में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है और अपने आप को हेल्दी बनाने की ज़रूरत है। भारत की अगर हम बात करें तो एक वक्त जहाँ हमारी सबसे बड़ी समस्या कुपोषण थी, अंडर न्यूट्रिशन थी, जो कि एक आर्थिक लिमिटेशन है, क्योंकि जब इंसान के पास ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या, सबसे बड़ा कारण है हमारे हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज होने के। एक इंसान जिसकी 170 इंच हाइट है, अगर हम उसका आधा कर दें तो वो उसका आइडियल वेस्ट होता है। उससे ज्यादा उसका कमर नहीं होनी चाहिए सरकमफ्रेंस में। आप ये समझिए कि जब आपके इस एरिया में फैट डिपॉजिट होता है, चर्बी डिपॉजिट होती है, तो वो आपके सोने के एंगल को चेंज करता है। अगर आपका एयरवे ठीक से खुला नहीं है तभी खर्राटों की शुरुआत होती है। अभी भी लोग बोलते हैं किसी को मोटा कहने के बाद थोड़ा हेल्दी से है वो। हाँ। तो वहाँ पे पूरी हेल्थ की जो ये परिभाषा आप दे रहे हो चकनाचूर हो जाती है कि वहाँ मोटे व्यक्ति को हेल्दी कहा जा रहा है कि वो हेल्दी है। ये बात को ध्यान रखते हुए डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सारी समस्याओं की शुरुआत हमारे हेल्थ से होती है, हमारे लाइफस्टाइल से होती है, जो कि हमारा वेट बढ़ाते या मैनेज रखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये दवा खा रहा हूँ तो मेरी समस्या सॉल्व हो गई। वो समस्या सॉल्व नहीं हुई है, वो जैसा मैंने बताया सिर्फ डैमेज रोका गया है। तो आप स्वादिष्ट खाने से अगर सादे खाने की तरफ आने का थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा कि जब हम कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं तब हम एक ग्राउंड तैयार कर दे रहे हैं कि अगली बार हमें उस स्वादिष्ट चीज को खाने का मन होगा। सनातन में इतनी बातें कही गई हैं कि अगर उन्हीं बातों को हम मान लें तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि यही देवालय, यही शिवालय। बढ़ते बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है ताकि उनकी हड्डियां अच्छे से विकसित हो सके। एनिमल सफरिंग मतलब जानवरों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस विचारधारा पर कोई वीगन होता जा रहा है। वो चाहता है कि मैं जानवरों के साथ क्रूएल्टी जो हो रही है मैं उसमें अपना योगदान ना दूं। तो वो एक मॉरल फिलॉसफी है ना। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना कि मैं वीगन बन जाऊंगा और मैं ज्यादा हेल्दी हो जाऊंगा, ये गलत है। कुछ महीनों में ही इंसान का मस्तिष्क काम करना कम कर देता है और जो डिजेनरेटिव डिजीजेस होते हैं, अल्जाइमर्स, उसकी रिस्क बढ़ जाती है। बड़ा कैजुअल लगा रहे, ठीक है यार, जितने दिन जीना होगा उतने ही जिएंगे, जीवन थोड़ा ना बढ़ जाएगा। अरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेड पे बीतेगा, आईसीयू में बीतेगा, या दौड़ते खेलते हंसते दोस्तों के साथ बीतेगा, ये तय करने की बात है। हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कारण हिंदुस्तान में कैंसर का और कोई नहीं है, वो दारू और सिगरेट है। अगर इंसान ये दो चीजें नहीं कर रहा है तो वो अपने कैंसर होने की संभावना को 80% तक खत्म कर चुका है। आप देखकर शादी के पनीर को नहीं बता सकते कि असली पनीर है या नकली पनीर है। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ भारत की बात हम लोग कर पाएंगे, और आप जैसे युवा जब हेल्थ के इस कैरियर को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और सबसे ज़्यादा प्रेरणा हम अपने द्वारा किए गए कार्यों से ही दे पाते हैं कि मैं पहले मोटा था, फिर मैं पतला हुआ, फिर, और ये बात रियलाइज़ करिए, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दिनों तक लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। और जब तक आपको स्वतः ज्ञान नहीं होता, अंतः ज्ञान नहीं होता, तब तक आप कुछ भी बेहतर नहीं करते। तो आप एक डाइटिशियन हो, मैं कुछ आपसे, जैसे मैंने इंट्रो में बोला, कुछ सामान्य बातें करना चाहता हूँ। मेरे साथ भी दिक्कत है कि मैं तो वैसे तो ओवरऑल लगभग ठीक ही हूँ। ये अलग बात है कि मैं 94 था, अभी 86 हो गया हूँ, एंड हेल्दी आदतें अपना कर, पिछली बार जब आपसे कन्वर्सेशन मेरे ऑफिस में हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में अडॉप्ट करी, एंड आई कुड रिड्यूस अराउंड 8 kg ऑफ वेट, एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस जो मैंने अडॉप्ट करी, बट स्टिल दिस मध्य प्रदेश इज देयर, और मैं एक डाइटिशियन के साथ बैठा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब हम कभी बैठें साल 6 महीने बाद तो ये ना रहे। और ये मेरी नहीं, आज तकरीबन 20% भारत की और विकसित देशों की समस्या है। ओबेसिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जैसे जैसे दुनिया विकसित हुई वैसे वैसे इसका विकास भी बहुत हुआ है। कि इससे तो बेटर यही था कि पहले जब कुपोषण था तो पेट से चिपके होते थे,
तो जैसे ही सुपोषण हुआ वो अलग समस्या उत्पन्न हो गई। और कुपोषण को ठीक करने वाले डॉक्टर तो बहुत कम हुआ करते थे, सिखाने वाले कम होते, देने वाले कम थे। लेकिन आज सुपोषण को कि ओवर न्यूट्रिशन के शिकार लोगों के लिए आप जैसे ज़्यादा लोग बाजार में उपलब्ध हैं, हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हैं, हर जगह। मतलब ये कि बिजनेस भी हो गया है और एक जीवन शैली, खराब जीवन शैली की वजह से एक नए कैरियर का भी सृजन हो गया है। और आप जैसे लोगों की बहुत डिमांड है कि जहाँ 20% लोग, यानी कि 30 करोड़ लोग अगर हम भारत में बात करें, जिनका कहीं ना कहीं BMI तो छोड़ दीजिए, पेट निकला हुआ है। तो इसको कैसे देखते हैं आप, क्या समझते हैं, कैसे ये मैनेज हो सकता है? मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने समझा कि आपको अपने लाइफ में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है और अपने आप को हेल्दी बनाने की ज़रूरत है। ये जो पहला स्टेप है, 90% लोग यहीं पे रुक जाते हैं। इसके बारे में सिर्फ सोचते तो रोज़ हैं, सोचते तो दिन में 4 बार हैं, पर कुछ करते नहीं हैं। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने वो स्टेप लिया, उस पर वर्क किया और आप जैसा बता रहे हैं आपको रिजल्ट्स मिले। भारत की अगर हम बात करें तो एक वक्त जहां हमारी सबसे बड़ी समस्या कुपोषण थी, अंडर न्यूट्रिशन थी, जो कि एक आर्थिक लिमिटेशन है, क्योंकि जब इंसान के पास खाने को है नहीं तो वो खाएगा क्या। आज के टाइम में भारत में, खास करके अर्बन इंडियाज़ में, हमारे जैसे लोगों में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या सबसे बड़ा कारण है हमारे हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज़ होने के। और ये सिर्फ ओबेसिटी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान कहता है कि मैं मोटा नहीं हूं, बस मेरा थोड़ा सा पेट निकला। आपने सबसे ये चीज़ सुनी होगी। पर पहली समस्या तो ये है कि जो बस शब्द है, मैं बस थोड़ा सा पेट निकला है, वो बस नहीं है, वो बहुत बड़ा ट्रक है और बहुत समस्या का कारण है वो बस नहीं ट्रक है। हाँ, वो ये जो 30%, 20-30% हम नंबर बोलते हैं, हाँ। ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो ओबेसिटी का शिकार है, हाँ। ज़्यादा मोटापे का शिकार है। बाकी 70-80% लोगों में भी मेजॉरिटी ऐसे हैं जिनका हाथ पैर तो शायद मोटा नहीं है, बट उनके पेट के पास अच्छी खासी चर्बी जमा है, जो सुपरफिशियल फैट होता है, जो हमारी त्वचा की जस्ट नीचे होता है, वो उतना समस्या नहीं करता है। पर जो फैट, जो चर्बी हमारे पेट में होती है, वो गहराई में होती है, हमारे लीवर के पास होती है, हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतों के पास होती है, और वो खुद में एक ऑर्गन की तरह काम करती हैं। वो खुद में, वो चर्बी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जो हमारे हार्ट के लिए हार्मफुल होता है। तो ये सोचना कि ये बस एक छोटी सी समस्या है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। BMI की हम बात करते हैं, जहाँ पर हम वेट को अपनी हाइट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें kg मीटर्स में एक नंबर आ जाता है। ये आबादी के लिए नापने का तो बहुत अच्छा तरीका है, बट व्यक्ति के लिए ये उतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इंसान का BMI नॉर्मल हो, BMI कहे 25 से नीचे हो, BMI कहे कि हाँ ये इंसान हेल्दी है, पर असल में जब वो खुद को देखेगा तो वो पाएगा कि उसके पेट के आसपास अच्छी खासी चर्बी जमा है, जिसके कारण से उसको समस्याएं हो रही हैं, जिसके कारण से उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जिसके कारण से उसको हार्ट डिजीज़ हो रहा है, शुगर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, BP हो रहा है। ये नापने का मैं आपको BMI से बेहतर तरीका बताता हूँ, जो हम धीरे धीरे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। वो है हाइट टू वेस्ट रेशियो। अपने हाइट टू वेट के बजाय हाइट टू वेस्ट रेशियो। हाँ, हाइट टू वेस्ट रेशियो बहुत ही बढ़िया नया टर्म, हाइट टू वेस्ट रेशियो। जी, हाइट टू वेस्ट रेशियो। हम समझते हैं ये हाइट टू वेस्ट रेशियो क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। एक इंसान जिसकी हाइट 176 इंच है, मैं इंच में बात कर रहा हूँ एक रीजन से, अगर हम इसका आधा कर दें, एक इंसान जिसकी 170 इंच हाइट है, अगर हम उसका आधा कर दें तो वो उसका आइडियल वेस्ट होता है। उससे ज्यादा उसका कमर नहीं होनी चाहिए सरकमफ्रेंस में। इंच में अगर हाइट होगी तो वो लगभग 60-70 होती है जनरली हमारे इंडियंस की, सेंटीमीटर में वो 170-180 होती है। तो अगर हम इंच में बात करें तो जिस इंसान की हाइट लगभग 60 इंच है, यानी कि 5 फीट है, उसकी वेस्ट, उसकी कमर का जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो वो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 फीट जी। अमूमन क्या पाया जा रहा है लोगों का? ये 30 से हाफ से ऊपर ही पाया जा रहा है। मेरा जैसे मैं 36 पहनता हूँ जीन्स या पैंट, तो 36 कितना हुआ? 36 सेंटीमीटर ही तो होगा।
जीन्स जो हम पहनते हैं वो जनरली थोड़ा नीचे पहनते हैं, ये जो तो मेजर, पैंट शर्ट 38 पे हाँ पहनते जो हैं। मेजरमेंट ये जो हाँ, किया 38। जाता है, हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली हमारी नाभि के जस्ट ऊपर से किया जाता है। तो 38 मान लीजिए मैं पहनता हूँ, और मेरी हाइट कोई 176 या 178 है। हाँ हाँ हाँ, 176 पे मैं मानता हूँ कि आपकी हाइट 5 लगभग मेरे जितनी ही है। 5 तो फुट हाँ हाँ 8 हाँ इंच 7 हाँ, इंच ऐसे है। तो उसके हिसाब से जो आइडियल है, जो हम्म, आपका वेस्ट का सरकमफ्रेंस होना चाहिए, वो 32 या 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म, उससे ऊपर आप जैसे जैसे जाते हैं, आप अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को न्योता दे रहे हैं। हम्म। अब कई बार हमें लगता है अच्छा, कि बड़ी बड़ी बीमारियां तो हम आपसे डिस्कस करेंगे ही। आपसे बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि जब ओबेसिटी के आप शिकार होते हैं, या स्टमक डिसऑर्डर किसी भी तरीके से है, चाहे पाचन की समस्या है आपको, तो क्या इसलिए स्नोरिंग की भी प्रॉब्लम होती है क्या, जो नाक बजती है लोगों की सोने में, खर्राटे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने इसे बात करते करते मेरे मन में ये सवाल आया आप ये कि समझिए कि जब आपके इस एरिया में फैट डिपॉजिट होता है, चर्बी डिपॉजिट होती है, तो वो आपके सोने के एंगल को चेंज करता है। अगर आपका एयरवे ठीक से खुला नहीं है, हम्म, तभी खर्राटों की शुरुआत होती है। उसकी वजह से आपकी नींद सफ़र करेगी। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी वक्त किसी दिन अच्छे से सोते नहीं हैं, तो अगले दिन आपको चटर-पटर खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। इसका कारण ये है कि जो नींद है, वो हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस रखती है, रिस्टोर करती है। जो नॉर्मल वर्किंग सिस्टम है, जो नॉर्मल हमारा दिमाग है, उसको रिटेन करती है। हमारी नींद अगर अच्छी नहीं होती, तो हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, हमारी समझदारी कम होती है, और हमें भूख भी ज़्यादा लगती है, हमारा चटर-पटर खाने का मन भी ज़्यादा होता है। तो बहुत ही अच्छा इंसाइट मिल रहा है हल्का। मैं तो इसी में खो जा रहा हूँ कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना, और कैसे अपने को और बेटर करूँ कि जब आप अगली बार मिलो तो मैं एक आइडियल सिचुएशन के आसपास पहुँच सकूँ कि 38 है तो कमर को कैसे 33 34 तक लाया जाए। जब वो घटेगा तभी ये जो मध्य प्रदेश में जमी हुई चर्बी है ये हटेगी, और मैं कह पाऊँगा कि पूर्णतः हेल्दी हूँ। हालांकि हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, अभी भी लोग बोलते हैं किसी को मोटा कहने के बाद थोड़ा हेल्दी से है वो। हाँ। तो वहाँ पे पूरी हेल्थ की जो ये परिभाषा आप दे रहे हो चकनाचूर हो जाती है कि वहाँ मोटे व्यक्ति को हेल्दी कहा जा रहा है कि वो हेल्दी है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। तो अभिषेक, आप ये बड़ी बड़ी बीमारियों की बात कर रहे हो, शुगर और बीपी को बड़ा धीरे धीरे लोगों ने लाइफस्टाइल बीमारी को अपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया है, और 2 टैबलेट खाते हैं सुबह शाम, और नहीं नहीं सब ठीक है यार, बड़ा कंट्रोल में रहता है। कैसे रहता है वो जी, मैं 2 टैबलेट लेता हूँ रोज। जबकि वो भूल जाते हैं कि कोई भी, जब आप केमिकल टैबलेट मतलब केमिकल आप इनसाइड और डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। जी। और एक इधर मैं भी जब से आपसे मिला, कुछ और भी हेल्थ के प्रति जागरूक हुआ, और मैं खुद भी मोटिवेशनल सेशन लेता हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को फिट रखूँ, तभी मैं दूसरों को कुछ बेहतर बता पाऊँगा। तो ये देखने में आ रहा है कि शुगर और बीपी को लोग बस 2 गोली से मैनेज कर रहे हैं। तो ये 2 गोली रोज़ लेना और इसको पाले रहना, ये कितना ख़तरनाक है? दूसरा इसके बाद जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि क्या ये रिवर्सिबल है, और खाने का इसमें क्या रोल है ना? डाइटिशियन से मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा भी अपना अनुभव ये है कि ये दोनों बीमारियाँ हमारे जीवन शैली की हैं, नींद से रिलेटेड हैं, खाने से रिलेटेड हैं, नियमित संयमित जीवन ना जीने से हैं, पानी कम पीने से हैं। तो इनको थोड़ा बताइए, दर्शकों को बताइए कि कैसे मैं स्वयं भी अपने आप को और बेटर करूं, कैसे आपने अपने को बेटर किया, और कितनी खतरनाक हैं अगर इन बीमारियों को हम जीवन भर पालते हैं तो। आपने बहुत एक्यूरेट बात कही है कि हमारे यहाँ पर 50-60 और अंग्रेज़ों के ज़माने से ये सोच चली आ रही है कि जो इंसान मोटा है, उसको हमने हेल्दी वर्ड दिया है। पर ये सोच आई कहाँ से? आपको पता होगा कि बंगाल में जब सूखा पड़ा था, उस वक़्त जब फ़ेमाइन आया था, तो इंडिया की हालत ऐसी थी कि खाना एक लग्ज़री था। 50-60 के दशक में भी खाना एक लग्ज़री था। उस वक़्त हमारी समस्या कुपोषण थी। लोगों को खाने का नहीं मिल रहा था। वो अंडरवेट थे। वो अपने हेल्दी वज़न से बहुत नीचे थे। तो वही मानसिकता लेकर हम आज भी चल रहे हैं कि जो जितना मोटा होगा वो उतना ज़्यादा स्वस्थ होगा। पर अब वो ज़माना जा चुका है। अब हम अर्बन लोग उस ज़ोन से बाहर आ चुके हैं। अब हमारी समस्या
कुपोषण नहीं है, जैसे आपने कहा, अब हमारी समस्या सुपोषण है, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन। तो ये बात को ध्यान रखते हुए डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सारी समस्याओं की शुरुआत हमारे हेल्थ से होती है, हमारे लाइफस्टाइल से होती है, जो कि हमारा वेट बढ़ाते या मैनेज रखते हैं। आपने सुना ज़रूर होगा कि मैं दवा नहीं खाना चाहता। जिस इंसान को डायबिटीज़ हो गया या कोई समस्या हो गई, वो दवा खाता है तो अच्छी बात है, बट कई बार वो ये कहता है यार मैं दवा नहीं खाना चाहता। उस इंसान को, हर इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दवा नहीं खाना चाहता, उसे ये सोचना चाहिए कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। अगर आपका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो क्या आप ये सोचेंगे कि मैं फ्रैक्चर नहीं बांधना चाहता? आप ये सोचेंगे कि मैं हाथ नहीं तोड़वाना चाहता अपना। अब वो, अगर आपका फ्रैक्चर हो चुका है, तो अब उसको मैनेज करने के लिए फ्रैक्चर दिया गया है कि आप अपनी डेली लाइफ, अपनी डेली दिनचर्या जी सकें। उसी तरह से डॉक्टर जब आपको दवा लिखता है, तो उसको कोई शौक नहीं दवा लिखने का कि मैं इसको दवा लिख देता हूँ। बात यह है कि जब एक इंसान की हेल्थ खराब हो चुकी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डायबिटीज़, उसको अगर डायबिटीज़ हो चुका है, डायबिटीज़ का क्या मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बन रहा होता है खाने से, वो हमारे सेल्स में नहीं जा पाता है और वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। वो जो फ्री ग्लूकोज है, वो हमारी खून की नलियों को डैमेज करता है, हमारी नसों को डैमेज करता है और हमारे हर एक ऑर्गन को डैमेज करता है, चाहे वो हार्ट हो, हमारा दिल हो, चाहे वो हमारे फेफड़े हो, चाहे वो हमारी आंतें हो। अब जब डॉक्टर हमें दवा लिखता है, तो वो डायबिटीज रिवर्स करने के लिए नहीं लिखता है, वो दवा इसलिए लिखता है कि डायबिटीज से होने वाली अगली समस्या, जो आपके ऑर्गन्स खराब होने वाले हैं, जो आपकी आंखें खराब होने वाली हैं, वो रुक जाए या वो धीमे हो जाए। अगर आपकी 5 साल में आपकी डायबिटीज के कारण आंखें खराब होने वाली हैं, तो वो 10 साल, 15 साल चल जाए। दवाओं का मेन रोल यही होता है और डॉक्टर सिर्फ इतना चाहता है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, कम से कम दवाओं से जो डिस्ट्रक्शन आप कॉज कर रहे हैं अपनी बॉडी में। आप जैसे डाइटिशियन के आज इस मंच पे आने और देश में आने से, कैरियर अपनाने से, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है। नाउ पीपल आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ एंड दे वांट टू बी हेल्दी। एंड बहुत सारे युवा लोग अब सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या जो भी, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ। और जैसे जैसे वेल्दी होने से ख़राब हुई हेल्थ, वैसे ही वेल्थ से लोग सुधार भी रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वो वर्षों की आदतों को हेल्दी आदतों में पूरी तरह बदलना, और ये जो डेंजर बताया आपने शुगर का, काफ़ी लोगों को ज़रूर पता है, लेकिन इसको कैसे करें कि सिंपलेस्ट वे में हम इसको रिवर्स कर पाएँ अपने खाने से। नेचुरल प्रोसेस क्या होगा इसका? जैसा हमने डिस्कस किया कि दवाएं सिर्फ एक जरिया है आगे का डैमेज रोकने का। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखोगे, जब तक आप अपना वज़न कंट्रोल में नहीं रखोगे, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, तब तक ये श्योर है कि आप ज़िंदगी भर वो दवाएं खाते रहेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये दवा खा रहा हूँ तो मेरी समस्या सॉल्व हो गई। वो समस्या सॉल्व नहीं हुई है, वो जैसा मैंने बताया सिर्फ डैमेज रोका गया है। अब आप समझिए कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी एक मजबूरी है। अभिषेक, मैं ये जानना चाहता हूँ अपने लिए भी, वैसे मेरे टेस्ट वगैरह भी हुए और मेरा बायोलॉजिकल एज भी कम आया है। हम लोग बायोलॉजिकल एज पे भी बात करेंगे आपसे, बट नेक्स्ट। लेकिन सबसे पहले, जैसे आपने बहुत सारे खतरे बताए कि ब्लड सेल ख़राब होने लगती हैं और जो ग्लूकोज बनता है वो सिर्फ ब्लड में रह जाता है, आपके सेल्स में नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से आपको लो रहने लगते हैं आप, और टैबलेट से लाभ मिलता है। ठीक है, ज़रूरी भी है, इसीलिए हर प्रकार के ट्रीटमेंट हैं, भाई एलोपैथी है, होम्योपैथी है, एक्यूप्रेशर है, सब हैं। लेकिन भोजन में हर गुण होता है, ये हम सब सनातन से जानते हैं। और धन्वंतरी जो हमारी आयुर्वेदिक बुक है सनातन की, आप नहीं जानते हो तो हटा देते हैं इसको। सनातन से हम जानते हैं कि ये बात कही गई है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, वैसा ही बनेगा तन। तो आप एक डाइटिशियन के नाते कैसे लोगों को हेल्दी जीवन के प्रति प्रेरित कर सकते हैं कि कैसे अपनी फूड हैबिट सुधारें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितने अंतराल पे खाएं, जिससे कि जो हो गया डैमेज उसको रिवर्स किया जा सके? क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है
कि दुनिया की हर बीमारी रिवर्सिबल है। आपने ठीक कहा, डायबिटीज़ खास तौर पर रिवर्सिबल है। ये सोचना कि सिर्फ शुगर खाने से डायबिटीज़ होता है, गलत है। जब हम घर का खाना खाते हैं, यहाँ तक कि जब हम पूड़ी कचौड़ी खाते हैं, जो टेस्टी खाना है जिसे हम ज़्यादा खाते हैं, जो हमारा वेट बढ़ाता है, हर वो चीज़ शुगर को कंट्रीब्यूट करती है। इसीलिए हम शुगर वर्ड ना यूज़ करके डायबिटीज़ शब्द यूज़ करते हैं, क्योंकि शुगर से इंसान यही समझेगा कि शुगर खाने से शुगर होता है। पर हर वो खाना जो हम तल के पका रहे हैं, भूंज के पका रहे हैं और जिसे हम ज़्यादा खा रहे हैं, जो ज़्यादा स्वादिष्ट है, जितना ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनेगा उतना ज़्यादा आप खाएंगे। तो आप स्वादिष्ट खाने से अगर सादे खाने की तरफ आने का थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। हमारी सोच जो है इस मामले में उल्टी है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा कुछ खाने का मन हुआ और फिर मैंने उसे खा लिया, पर असल में हमारा दिमाग इसके उल्टा काम करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा इंसान, बड़ी मज़ेदार बात है, जिसने रसगुल्ला कभी नहीं खाया, हाँ क्या उसका कभी रसगुल्ला खाने का मन करेगा? उसको स्वाद ही नहीं पता रसगुल्ले का। हाँ, नहीं खाएगा। जिस इंसान ने 5 साल से रसगुल्ला नहीं खाया, वो भी अब स्वाद भूल चुका है, हाँ। उसका भी रसगुल्ला खाने का मन नहीं करेगा। रसगुल्ला खाने का सबसे ज्यादा मन उसका करेगा जिसने जो कल कल खाया। रसगुल्ला खा के आया है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जब हम कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं तब हम एक ग्राउंड तैयार कर दे रहे हैं कि अगली बार हमें उस स्वादिष्ट चीज को खाने का मन होगा। तो यहां पर हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है कि मन पहले नहीं होता, बाद में हम नहीं खाते, खाते हम पहले हैं, उसके बाद वो हमारा मन बना देता है उस चीज को खाने का। इसीलिए कहा जाता है यही शक्ति है सादा खाने की। आप जितना सादा खाओगे आपको उतनी सादे खाने की आदत पड़ जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पानी डाल के उबाल के खा लीजिए, ऑब्वियसली एक बैलेंस होता है कि वो खाने लायक मेरे हो। तो अंदर तो 6-8 महीने में जब से आपसे मुलाकात हुई थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले हम लोग मिले थे, फिर डिस्कस हुआ था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में बदली। एंड थैंक टू यू, थैंक गॉड कि आई कुड बी एबल टू मेक द हेल्दी हैबिट्स। और मिठाई खानी भी बंद करी। इसका कुछ भी मैंने क्या किया कि एक रिवर्स ऑर्डर अपनाया। मैं अपने शरीर को कुछ भी मना नहीं करता हूँ, मैं उसको कुछ बातें समझा दी हैं, दिमाग में बटन फिट किए। सबसे पहला बटन खाने को लेकर बटन फिट किया कि आई हैव टू ईट हेल्दी। कितना खाना है बाद में छोड़ दिया, बट वॉट एवर आई ईट दैट शुड बी अ हेल्दी प्रोडक्ट। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, सारे बेकरी आइटम हट गए, चीज़ वाले प्रोडक्ट हट गए, तले भुने हट गए, बंद कुछ नहीं हुआ, बट दिमाग को ये बात समझा दी कि भाई हेल्दी खाना है। क्यों? क्योंकि हमारी सत्ता हमारे शरीर तक है। हमारे शरीर में होने वाला कोई भी अच्छा या बुरा असर वो हमें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला है। और आज आपसे बातचीत करने का उद्देश्य ये था, कहीं ना कहीं आपको थैंक यू बोलना था कि आपकी वजह से मैं काफ़ी हद तक अपने को बेटर कर पाया। मेरे कुछ और भी कोचेज़ हैं, कुछ मैं पढ़ाई लिखाई भी करता हूँ अबाउट द हेल्थ, अबाउट द मोटिवेशन, है ना, क्योंकि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो यू डोंट हैव एनीथिंग। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयास करना चाहिए अपने आप के लिए वो करना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और हमारे यहाँ सनातन में इतनी बातें कही गई हैं कि अगर उन्हीं बातों को हम मान लें तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि यही देवालय, यही शिवालय, तो इनका इसका पूजन होना चाहिए। और जब पूजन होना चाहिए तो इसमें वही चीज़ें जानी चाहिए शरीर के अंदर जो इसके लिए हितकर हैं, ना कि वो जानी चाहिए जो कैंसरस हैं, या वो हैं जो फैटी लीवर क्रिएट करती हैं, या वो हैं जो हमें और प्रकार के दिक्कतों से अवगत कराती हैं, स्लीपलेस नाइट तक ले जाती हैं। तो आज आपसे बातचीत करने का यही उद्देश्य है कि वो सब बातें जो हम लोगों ने करी थी, जिनको मैंने अपनाया, उसको भारत अपना पाए। क्या खाएं, कैसे खाएं, और एक मिसकंसेप्शन है उसको भी दूर करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ बच्चों को बड़ा प्रेषित किया जाता है कि दूध पियो, घी खाओ, ये हेल्दी होता है। अब आपको सादा चीज में भी स्वाद मिलता हाँ, होगा। क्योंकि दिमाग ने ये बात समझ ली है कि हेल्दी खाना है। तो जो बात और एक और बात मैं मोटिवेशन के तौर पे बोल दूं कि लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, चाय मत पीना, समोसा मत खाना, कचौरी। दिमाग को बिल्कुल कोई नकारात्मक बात मत बताइए। दिमाग को ये बताइए कि मुझे हेल्दी फूड खाना है। बस जैसे जैसे इतनी समझ आपके दिमाग को है कि वो आपको बता देना कि समोसा खाना है कि नहीं खाना है। सो कैरी ऑन।
जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न क्या होता है। कई बार हम समझते हैं कि स्वस्थ मतलब घर का खाना, पर क्या अगर हम दिन में 4 बार पूड़ियाँ छान के घर पे खा रहे हैं तो क्या वो हेल्दी हो गया? हेल्दी से हमें समझना चाहिए कि हेल्दी वो है जो हमारे गोल के लिए हेल्दी है। हम जो ओबेसिटी की समस्या से झेल रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे खाने में फाइबर को बढ़ाएं, यानी कि हम पूड़ियाँ कचौड़ियाँ ना खाकर रोटी खाएं, हम पुलाव बिरयानी ना खाकर सादे चावल के साथ खाएं, हम दाल को ज़्यादा तेल में फ्राई ना करके बस सफिशिएंट मात्रा में बनाकर खाएं, यानी कि जितना हमारे कंट्रोल में हो सकता है हम उसे करें। इसके अलावा हम अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करें। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके साथ ऐसा होता है कि अगर वो 2-3 आम एक साथ खा लेंगे तो उनका ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा, तो उन्हें ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। बट हम जो जनरल लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है या जिन्हें है भी, वो थोड़ी अमाउंट में फ्रूट ज़रूर खाएं, दिन में 3 से 4 बार। क्योंकि जब आप फल खाते हैं तो वो न्यूट्रिशन तो आपको दे रहा है, वो स्वास्थ्य तो आपको बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ आपकी जो मीठा खाने की आदत पड़ी हुई है, जो मिठाई खाने की आदत पड़ी हुई है, उसको भी वो धीरे धीरे हटा रहा है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ज़रूर अपने खाने में ऐड करें। हमें लगता है कि सब्जियां हमें कच्ची ही खानी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टमाटर एक सब्ज़ी है जिसे हम सब शायद कच्चा ही खाते हैं, पर टमाटर में जो मेन चीज़ होती है, जो एक्सेप्शनली हेल्दी होती है और बाकी बहुत कम ही खानों में मिलती है, उसका नाम होता है लाइकोपेन। जो लाइकोपेन होता है वो पकाने के बाद ज़्यादा अच्छे से शरीर में लगता है, ना कि उसको कच्चा खाने से। तो ज़बरदस्ती का अपने आप को सफरिंग नहीं देना है कि नहीं तो मैं तो घास फूस खाऊंगा, मैं तो ये कच्ची सब्जियां खाऊंगा। नहीं, उसको पका लीजिए, उसको बना लीजिए, उसको अच्छे से खाइए। अपना खाना बहुत स्वादिष्ट मत रखिए, पर उसको एकदम सादा भी मत कीजिए कि आप बनाएं तो बहुत अच्छे से चावल और दाल मिक्स करके, नमक भी नहीं डाला, तहरी बना दी, लेकिन जब खाने की बात आई तो 3 दिन बाद फिर से आप जोमेटो से ऑर्डर करने लगे, क्योंकि अब आपका मन वो भर चुका है, आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा इंसाइट है। बस मन नहीं कर रहा कि कैसे, मेरे दिमाग में तो आ रहा है कैसे किस चीज़ को और इतना अडॉप्ट कर लूँ, क्योंकि मैं तो बहुत अडॉप्टिव हूँ और लोगों में समस्या यही है कि दे नो एवरीथिंग बट दे डोंट वांट टू अडॉप्ट द थिंग्स। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लेकिन बहुत ही अच्छे इंसाइट आप दे रहे हैं। तो एक बात मैंने और पूछी कि बच्चों को बड़ा प्रेशर किया जाता है, दूध पियो, भर के गिलास दे देते हैं दूध, है ना, और इतना हो जाता है कि बच्चों में चिढ़ हो जाती है, दूध पियो दूध पियो। तो ये मतलब दिक्कत, और बाद में वो बच्चा वीगन बन जाता है और कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है कि मुझे दूध से जो है एलर्जी है, मुझे प्रॉब्लम होती है, वो एक नए टर्म ले आता है और उसके बाद वो दूध से दूर भाग जाता है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है कि दूध कितना ज़रूरी है, दूध में कितना न्यूट्रिशन है, और वीगन जो लोग हो रहे हैं आज की नई टर्मिनोलॉजी में, नए अमीर लोग की वजह से हो रहे हैं या वास्तव में ज़रूरी है, ये बताइए। बढ़ते बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनकी हड्डियां अच्छे से विकसित हो सकें। कैल्शियम हमारे इंडिया भारतीयों के आहार में लगभग सिर्फ और सिर्फ डेयरी से आता है। बाकी अनाज से जो हमें कैल्शियम मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है, और वो भी शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। फिश वगैरह में कैल्शियम होता है, मीट में कैल्शियम होता है, बट ज़्यादातर भारतीय दिन में 2 बार या डेली बेसिस पे मछली नहीं खाते। तो इसलिए डेयरी का इंटेक बढ़ते बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है। पर हमें ये समझना पड़ेगा, आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि हर माँ की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा बहुत कम खाता है। वो बच्चा चाहे मोटापा की तरफ पहुंच चुका हो, माँ की शिकायत होती है कि वो खाना नहीं खाता है। नहीं, और दूध भी देंगे तो पूरा भर के देंगे। उसका कारण ये है कि माँ अपनी खुराक से एक बच्चे की खुराक को कंपेयर कर रही। एक इंसान जो 50 या 60 किलो का है और एक बच्चा जो 10, 15, 20 किलो का है, उसकी खुराक में और एक बच्चे माँ की खुराक में, बच्चे की खुराक में ज़मीन और आसमान का नहीं, फर्क। बेसिकली इसमें साइकोलॉजी की अगर बात करें तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा खाएगा तो हेल्दी रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी, ये ऐसा सोचती होंगी, ऐसा मुझे लगता है। जब मन ना होने पर आप किसी इंसान को कोई चीज़ करने को बोलते हैं, चाहे वो जितनी अच्छी चीज़ हो, आप मन ना होने पर किसी को ज़बरदस्ती कुछ खिलाने को बोलते हैं या खाने को बोलते हैं, वो सिर्फ वक्त की बात है। उस इंसान को उस चीज़ से 100% नफरत हो जाएगी।
इसलिए तो ये जो वीगन बन रहे हैं उसी वजह से तो नहीं बन रहे लोग। बिल्कुल इसका बहुत हाँ? बड़ा कारण मतलब मैंने ये सोचा इस पे कि वीगन की तरफ जो जा रहे हैं, क्योंकि बचपन में इतना ज्यादा उनको दूध मार पीट के पिलाया हाँ। जाता है कि दूध घी में घी डाल दिया, देसी घी उसमें डाल दिया सब दाल में और चीज़ों में, तो बच्चा भी वो प्रेशर से आता है तो कहता है बस अब मौका आ गया है कि वीगन हो गया मैं आज से। हमने लाइफ में ये ज़रूर देखा होगा कि अगर हम किसी गांव के बच्चे को या जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से जो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है परिवार, अगर आप उसको दूध ऑफर करें तो वो खुशी खुशी पी लेगा, वो भाग के उसको पिएगा, क्योंकि उसके लिए वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं क्रिएट किया गया कि नहीं तुमको पीना है पीना है पीना है। हाँ। मन ना करने पर उसे मन मार के नहीं पिया है, उसके लिए उसका एक पॉजिटिव मेंटल एसोसिएशन है दूध से। वीगनिज्म पे बात करते हैं, मैं कहूँगा कि वीगनिज्म एक ट्रेंड ज़्यादा है और एक हेल्थ आउटकम कम है, क्योंकि अगर आप टेक्निकली वीगनिज्म का मतलब ये होता है, अगर एनिमल सफरिंग मतलब जानवरों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस विचारधारा पर कोई वीगन होता जा रहा है, वो चाहता है कि मैं जानवरों के साथ क्रूएल्टी जो हो रही है मैं उसमें अपना योगदान ना दूं, तो वो एक मॉरल फिलॉसफी है ना। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना कि मैं वीगन बन जाऊंगा और मैं ज़्यादा हेल्दी हो जाऊंगा, ये गलत है। बल्कि एक इंसान जो वीगनिज्म को अडॉप्ट कर रहा है उसको अपने खान पान की ज़्यादा देखरेख करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी विटामिन होता है विटामिन B12, जो हमारे दिमाग के लिए, हमारे दिमाग की नसों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो वीगन डाइट में नहीं मिलता है, वो आपको सब्जियों से, फल से, अनाज से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको दूध से, मीट से, अंडे से। तो यदि कोई इंसान वीगन होता है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाता है B12 की डेफिशिएंसी। एक बार B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो वो तुरंत दिमाग की नसों को डैमेज क्रिएट करना शुरू करती है। इससे क्या मेमोरी में फर्क पड़ता है क्या B12 बिल्कुल से? फर्क पड़ता है। जो हमारे नसें होती है उसकी जो ऊपरी लेयर होती है माइलिन शीथ, उसके लिए B12 बहुत ज़रूरी है। कुछ महीनों में ही इंसान का मस्तिष्क काम करना कम कर देता है और जो डिजेनरेटिव डिजीजेस होते हैं अल्जाइमर्स, उसकी रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए अगर कोई यानी दूध एक सीमित मात्रा में आदमी को सबको लेना चाहिए। जी हाँ, अगर दूध उसे पच पाता है तो उसे ज़रूर लेना चाहिए, या डेयरी हम कह सकते हैं कि उसे लेना चाहिए। अच्छा, दूध एक और बड़ी विचित्र बात है, हमारे यहाँ तो हिंदी में एक कहावत रही हम लोग दादी बाबा के टाइम पे कि गुड़ खाएं गुलगुला से परहेज, यानी कि दूध नहीं पिएंगे और दूध से बना प्रोडक्ट पनीर खूब खाएंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे देश में। देसी घी का छौंका भी खाएंगे बस दूध नहीं पिएंगे, मुझे दूध से एलर्जी है और मैं पनीर खाऊंगा या खाऊंगी और पनीर के प्रोडक्ट भी खाऊंगी या खाऊंगा। हाँ, इसमें सच्चाई है। जो दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोस, वही जिम्मेदार होता है लोग जब कहते हैं कि मुझे दूध सूट नहीं करता, क्योंकि लैक्टोस को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, जो उसे तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होता है जिसे हम लैक्टेस कहते हैं, वो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है 30-40 साल के हम होते हैं, बल्कि 20 साल 15 साल 20 साल से ही वो कम होने लगता है। इसलिए बड़े होते होते एडल्टहुड में आते आते ज़्यादातर लोग 60 से 70% लोग दूध ठीक से नहीं पचा पाते। पर जब हम पनीर बनाते हैं तो उसका कार्बोहाइड्रेट और उसका फैट और प्रोटीन अलग हो जाता है। जो गट्टा टाइप बनता है उसमें फैट और प्रोटीन होता है और वो जो पानी रह जाता है कार्बोहाइड्रेट उसमें रह जाता है। तो ये कारण है कि लोग घी पनीर तो खा लेते हैं पर दूध उनसे नहीं पचता, इसमें सच्चाई है। अच्छा, चलिए अच्छा है। तो अब एक चीज़ और इसी डेयरी से रिलेटेड कि प्रोटीन इंटेक की बहुत बात करते हैं कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों के अंदर प्रोटीन डिफिशिएंसी है, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं लोग। अभी एक प्रोडक्ट एक चीज़ और आपने बोला कि वो भी नहीं मिल पाता जो मछलियों में पाया जाता है, B12 है ना, तो उसके लिए हमें तो दूध, दही और पनीर, मतलब मेरे ख्याल से मिल्क के 3 प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं और कॉमनली यूज़ होते हैं। इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा हेल्दी है? हमें ये समझना चाहिए कि दूध में सिर्फ कैल्शियम नहीं होता, उसमें फैट भी होता है। अगर हम पनीर बना रहे हैं तो हम फैट और प्रोटीन को तो अलग कर ले रहे हैं, लेकिन उसको खाना बड़ा सरल है। आप बैठे बैठे 200-300 ग्राम पनीर खा लेंगे। इस जो सैचुरेटेड फैट है जो डेयरी में पाया जाता है वो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ाता है, क्योंकि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो धीरे धीरे करके सालों साल हमारे
खून की नलियों में जमा होता है, खासकर हमारे हृदय, हमारे हार्ट की नलियों में जमा होता है। धीरे धीरे करके वो नली के खून के बहाव के रास्ते को पतला करता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो ब्लॉकेज है, वो गड्ढा है, वो टूट जाता है, वो फट जाता है, वो रप्चर हो जाता है। उसके बाद हमारा शरीर, जैसे हमें खरोच लगती है तो हमारा शरीर उसको क्लॉट कर देता है, उसे हार्ड बना देता है। वही चीज़ हमारी खून के नस के अंदर हो जाती है और वो खून की नली पूरी तरह से जाम हो जाती है। ये चीज़ जब हमारे दिल में होती है तब हम इसे हार्ट अटैक कहते हैं और इसकी शुरुआत कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होती है। मोटापा और खाने में सैचुरेटेड फैट इसके सबसे बड़े कारण हैं। और पनीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इंसान जिसका वज़न ज़्यादा है उसके लिए पनीर से ज़्यादा दूध स्वस्थ है, उसके लिए पनीर से ज़्यादा दही स्वस्थ है, ये अजम्पशन लेते हुए कि वो दूध पचा पा रहा है, क्योंकि अगर पचा ही नहीं पाएगा तो खा नहीं पाएगा। दही खास करके उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और दही में ऐसा होता है कि जब हम दही जमाते हैं तो वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो लैक्टोस जो समस्या कर रहा है हमें उसको तोड़ देता है लैक्टिक एसिड में। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इंसान शायद 200 ग्राम दूध नहीं पी सकता, वो 200 ग्राम दही संभावना है कि वो खा लेगा। तो इसलिए ये कहना सही है कि दही जो है वो सबसे हेल्दी है, दूध उसके बाद आता है और पनीर आखिर में आता है। लेकिन अगर हम किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जो वजन बढ़ाना चाह रहा है अपना, तो उसके लिए ये उल्टा हो जाता है, पनीर उसके लिए सबसे अच्छा मतलब है। मेरे लिए दही बेटर है। यस 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 आपके लिए। मीडियोकर सेगमेंट में दही इज द बेटर। यस यस, दही इज द अच्छा बेस्ट चलो, ऑप्शन। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, मज़ा आ रही है और मुझे लगता है जब ये वीडियो आउट होगा तो इंडिया की हेल्दी आदतों में बहुत सुधार होगा। तो एक बात और भी है, आप लोगों को भी आगे करनी चाहिए कि इस संसार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुरु हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस सूत्र को जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, मानते आए, जानते हैं, हर व्यक्ति को मानना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के गुरु होने चाहिए। गुरु तो सबके जीवन में है, लेकिन एक हेल्थ गुरु होना चाहिए, एक फाइनेंशियल हेल्थ गुरु होना चाहिए, एक बिजनेस गुरु होना चाहिए, एक इमोशनल गुरु होना चाहिए, हाँ, एक स्पिरिचुअल गुरु होना चाहिए। तो ये भी जब आप वेल्दी हो रहे हैं, सुपोषित हो रहे हैं, जैसे जिम लोग जाते हैं, ट्रेनर रखते हैं, तो आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास तो फाइनेंशियल गुरु भी हैं, कई सारे मेरे कोचेज़ हैं और इनडायरेक्टली आप भी कहीं ना कहीं मुझे हेल्थ कोच भी कर रहे हो। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे समय रहते चीज़ें समझ में आई और मैं पक्का यकीन के साथ कहता हूँ कि अगले 3-6 महीने में, 3-4 महीने में काफ़ी हद तक मैं अपने हेल्थ को और इम्प्रूव कर पाऊँगा। बिकॉज आई डू बिलीव कि मैं कोचेबल हूँ, मैं अडॉप्टेबल हूँ, मैं अडॉप्ट करने को तैयार हूँ। बिकॉज आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ। दैट यू कैन इम्प्रूव। क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप धरती पे किसी का ख्याल नहीं रखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू कैन स्प्रेड द लव। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई डाइटिशियन कोच, और समय समय पर आप देते रहते हो। आज हम लोग मिलकर देश भर को सूचना दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता और कॉन्टैक्ट भी दे रहे हैं कि अभिषेक जायसवाल जी हैं ये, और इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं, इंटरनेट पे प्रॉपर उपलब्ध हैं। इनसे आप डाइटिशियन कोचिंग लीजिए, बहुत ही नॉमिनल फीस पे करते हैं, एंड दैट विल गिव यू अ लॉट, बिकॉज हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। थैंक यू। तो अभिषेक, हम अब आगे पॉडकास्ट ख़त्म की तरफ बढ़ेंगे, कुछ 2-4 बातें और करेंगे कि कुछ बड़े बड़े लोगों को आजकल देखिए, दो बातें हमने करी कि बीपी और शुगर को लोगों ने बड़ा सामान्य मान लिया। 20 से 30%, 40% लोग 2 टैबलेट खाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। वास्तव में हैप्पी नहीं होते, उनको बहुत सारे डिसऑर्डर उत्पन्न होते रहते हैं, वो उसको मानते नहीं हैं, है ना, क्योंकि वो सारी बीमारियों की जड़ एक तरीके से कह लें, और वो स्थिति है कि वो बाकी आग को फिर कभी स्वस्थ रहने नहीं देगी। तो रिवर्सिबल करने के लिए उनका ज़रूरी है कि पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन रिलेटेड पॉडकास्ट को देखें, सुनें, समझें, और ज़रूरत लगे तो आपसे कांटेक्ट करें, जिसका कांटेक्ट डिटेल हम लोग इस वीडियो में नीचे दे देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। हर आदमी अनहेल्दी हो रहा है, चलते चलते रास्ते मर जा रहा। के जैसा सुपर सिंगर गाना गाते गाते डेथ हो गई। हाँ, आज बहुत सारे डांस करते करते वीडियो आ जाते हैं कि मर जा रहे हैं लोग। तो ऐसा एक बहुत बड़े हमारे देश के इतने बड़े खिलाड़ी, सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स एंड क्रिकेट प्लेयर सौरव गांगुली
को हार्ट अटैक आ गया, भाई उनके पास तो हर प्रकार के कोच भी, ये बड़ा सवाल है, ये मुझे पूछना था आपसे कि उनके पास तो हर प्रकार के कोच हैं, वो जिम में जाते हैं वहाँ कोच हैं, घर में रहते हैं तो डाइटिशियन कोच हैं, है ना, खेलने जाते थे तो खेलने के कोच थे। तो उनके जैसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आने का लॉजिक क्या रहा होगा? कौन सी ऐसी अनहेल्दी आदत अपनाई होगी? और एक बड़ी घटना घटी हमारे यहाँ अभी, प्रतीक यादव की अभी डेथ हुई हमारे यहाँ लखनऊ में, और बड़ा हेल्थ के प्रति कॉन्शियस थे, जिम में रहते थे, और वो भी इतनी बड़ी पोजीशन में थे कि उनके पास भी कोचेज रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है, और उनकी बॉडी वगैरह देख को भी हेल्दी लगता है। तो कैसे रिलेट करते हैं कि सौरभ गांगुली जी तो चलिए सर्वाइव कर गए, वो नहीं सर्वाइव कर पाया, और ऐसी घटनाएं आए दिन रोज़ हो रही हैं, और लोग इस वजह से इस मिथ को तोड़ने को तैयार हो जाते, कहते हैं मारो गोली, छोटा सा जीवन है, खाओ पियो मौज करो। ये अलग बात है, ये लापरवाही शरीर के प्रति अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो लोग डायबिटीज़ और बीपी और किसी भी बीमारी को लेके चल रहे हैं, थोड़े दिन बाद इतने आदती हो जाते हैं और इस फिलॉसफी को अपना लेते हैं, अरे यार जब सौरभ गांगुली को हो गया तो फिर मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, प्रतीक यादव चले गए क्या फ़ायदा, मैं क्यों हेल्दी अपनाऊं, अरे जितने दिन जीना होगा जिएंगे। और ये भी फिर भगवान के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से तो लिख के आई है ना। अरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मर गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैथेटिक जीवन जी रहे हैं वो प्रॉब्लम है, उसकी हम बात कर रहे हैं आज। आप पैथेटिक जीवन ना जिए, इसलिए इन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना छोड़ के डाइटिशियन बनना चुना। क्यों? क्योंकि बचपन में ये शिकार हो गए थे ओबेसिटी के, उससे ये बाहर निकले, फिर इन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं बेहतर होऊंगा और दूसरों का जीवन बेहतर करूंगा। चांस की बात है मेरा बेटा भी बहुत मोटा था 5th to 8th क्लास तक, फिर वो हॉस्टल गया, फिर वो तमाम ताने बानों का शिकार हुआ, एंड ही चेंज हिमसेल्फ। वो मेरा बड़ा ट्रेनर है, वो मुझे बहुत सारी बातें बताता है, मैं बहुत उसकी बातों को मानता हूँ। हेल्थ के प्रति उसने जो किया है रियली रियली कमेंडेबल है, ही हैड जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। तो उसकी बातें मैं अक्सर करता हूँ कि हर व्यक्ति एक दूसरे का कोच है, आप किसी से भी कुछ भी अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि जीतने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी आपका कोच हो सकता है। तो मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, ये गंभीर सवाल है, क्योंकि बड़ा कैजुअल लगा, अरे ठीक है यार जितने दिन जीना होगा उतने ही जिएंगे, जीवन थोड़ा ना बढ़ जाएगा। अरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेड पे बीतेगा, आईसीयू में बीतेगा, या दौड़ते खेलते हंसते दोस्तों के साथ बीतेगा, ये तय करने की बात है। हमें ये समझना पड़ेगा, ये बातें हम अक्सर सुनते हैं कि औरतों को कैंसर क्यों हो जाता है, वो तो तंबाकू नहीं खाती, या उस महिला को कैंसर क्यों हो गया, वो तो सिगरेट नहीं पीती थी। हमें ये समझना पड़ेगा कि हर इंसान अलग शरीर लेकर आया है, हर इंसान की खून की नलियां बराबर नहीं है, हर इंसान का जो हृदय है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो थिकनेस है, वो बराबर नहीं है। ऐसा होता है कि कुछ लोग इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मतलब कि जैसे कोई इंसान गोरा पैदा होता है, कोई इंसान काला पैदा होता है, इसी तरह कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि उनका हृदय आप कह सकते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखना, इसका सिर्फ ये मतलब है कि यदि आपके परिवार में किसी को हार्ट की समस्या हुई है, आपके पेरेंट्स को हुई है, माता पिता को हुई है, तो आपको वो समस्या होने की संभावना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि कम ध्यान देना है। सौरभ गांगुली की आपने बात करी, अगर हम फिट लोगों की बात करें, अगर हम अनहेल्दी पॉपुलेशन से हम मान के चलते हैं कि 100 में से 12 लोगों को हार्ट अटैक होता है 10 साल के टाइम इंटरवल में। अगर आप फिट हेल्दी लोगों की बात करें तो 100 में से 2 या 3 को होता है 10 साल के इंटरवल में। 12 से हम 2 या 3 पे आ चुके हैं, यानी कि इन दोनों पॉपुलेशन से बहुत बड़ा फ़र्क है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंसान को कोई बीमारी होने की संभावना ही ख़त्म हो जाए। इन 100 में से 2 या 3 लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, समस्या हो रही है। हमें अपनी तरफ से, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जब हम रोड पर निकलते हैं, हम हेलमेट लगा लेते हैं, हमारी सेफ्टी बढ़ जाती है, पर फिर भी हमारी मौत हो सकती है रोड पर। हम कार में बैठ जाते हैं, हमारी सेफ्टी और बढ़ जाती है, फिर भी हमारी मौत हो सकती है रोड पर। हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं, एक बहुत बड़ी 6 एयर बैग 8 एयर बैग वाली कार ले सकते हैं, फिर भी हमारी मौत हो सकती है रोड पर। तो यही एनालॉजी मैं देते हुए समझाना चाहूँगा कि आपके हाथ में अपनी पोजीशन को मजबूत करना है। आपकी किस्मत, या आप कह सकते हैं आपके जो जेनेटिक्स हैं, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर अगर आपको पता है कि आप ज़्यादा खतरे में हैं
तब आपको और ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही बढ़िया रिलेवेंट बात कही आपने। और आपकी डेटा से एक बात मैंने और समझी कि जो 100 में से 12 लोगों को हार्ट अटैक होता है उसमें डेथ रेशियो इज़ वेरी हाई, और जो 100 में से 2 फिट लोगों में से होता है उसमें डेथ रेशियो इज़ वेरी लो। 100% ट्रू। बिकॉज उनकी बॉडी उस बात को सपोर्ट करती है कि ये डैमेज हुआ है, एंड दे रिकवर वेरी फास्ट एंड दे आर एबल टू रिकवर। सो फिट इंडिया मूवमेंट है, आप फिट व्यक्ति हैं, आप फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो देर आर more chances to survive rather than the people who never care for their health, right? राइट। एक बात और होती है कि हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान तो जिम जाता था, उसको कैसे हार्ट अटैक हो गया। यहाँ पर एक और बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। जब इंसान जिम जा रहा है तो वो एक्सरसाइज करने जा रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं, पर कई बार वो इंसान बहक जाता है, भटक जाता है, वो एक्सरसाइज करने के बजाय इंजेक्शंस लेना शुरू कर देता है। जब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, तो वो हमारे पूरे शरीर में ग्रोथ करता है, हमारी हड्डियां मजबूत मोटी होती हैं, हमारी मांसपेशियां बड़ी मजबूत और मोटी होती हैं, पर हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, उसकी मांसपेशियां भी मोटी और थिक हो जाती हैं, जिसके वजह से वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती। तो ये आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हर जिम, हर शहर में आपको एक ऐसा ट्रेनर जरूर मिलेगा जो तलाशा रहता है लोगों को, एक्सरसाइज करता है। अच्छा, ये थोड़ा सा यंग है, इसको बेवकूफ़ बनाना आसान है, इससे पैसे लेने, इससे पैसे कैसे लेने, सप्लीमेंट भेज दिया हाँ, जाए। सप्लीमेंट तो ठीक है, तुमको देखो तुम्हारी बहुत जल्दी बॉडी बनवा लें, 2 महीने में बनवा दें, ये इंजेक्शन लगाओ, एकदम सेफ है, मैं हमेशा से लेता आया हूँ। इस तरह से कुछ ट्रेनर लोगों को, बच्चों को मिसगाइड करके गलत दिशा पे प्रतीक ले यादव जाते के हैं। केस में ऐसा कुछ लगता है क्या? देखिए, हम कह नहीं सकते कि असल में क्या है। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि वो जेनेटिकली ससेप्टेबल रहे हों इन चीज़ों के लिए। अच्छा, अब मैं बस लास्ट 2 सवाल मेरे हैं। एक मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है, एक मैंने किताब पढ़ी थी, अ फैट मैन डायरी। वहाँ से मुझे शुगर को लेके बहुत सारी चीज़ें हुई। बाय गॉड ग्रेस अब तक मैं फिट हूँ। मेरे बड़े भाई को शुगर है अच्छी, मेरी वाइफ को शुगर है, लेकिन मैं मानसिक रूप से बहुत मजबूत हूँ। और एक मैं सेंटेंस यूज़ करता हूँ, आगे भी आप कर सकते हैं, मेरा ही लिखा हुआ कोट है कि ट्रेन योर माइंड टू पुश योर बॉडी टू ट्रेन योर माइंड। दोनों रिलेटेड हैं, एक ही बात है, चाहे जैसे भी कहिए। पुश योर बॉडी टू ट्रेन योर माइंड टू पुश योर बॉडी। जब ये दोनों रिलेट कर जाते हैं तो निश्चित रूप से आप हेल्दी या कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि दिमाग और शरीर जब एक दिशा में चलेगा तो ही रिजल्ट आने वाले हैं। तो मेरे कुछ मित्र हैं, वो कहते हैं मैं 5वीं जनरेशन हूँ जिसको शुगर है, इसलिए ठीक नहीं होगी। और जैसे ही वो बोलते, पता नहीं कि मेरे दिमाग में क्लियर मानसिकता है, क्योंकि मैं बचपन से उन अभावों के साथ पैदा हुआ जहाँ पे लोगों कहते थे कि अमीरी या बड़े होना, बेहतर होना, ये सब तो तुम्हारे लिए है नहीं, बिकॉज यू बॉर्न विद अभाव, है ना, आपके लिए कुछ है नहीं जीवन में। तो वहीं से मेरे जीवन ने मना किया, ना, सब कुछ इस संसार मेरे लिए है। तो ये मानसिकता लोगों में है कि अरे यार 5 मेरे घर में सबको थी। तो ये बात रिलेट करती है कि मेरे घर में सबको थी, मुझे ना हो, तो मैं ज़्यादा सतर्क रहूं, जी, ज़्यादा बेहतर रहूं, ज़्यादा बेहतर हेल्दी आते हैं। लेकिन मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया, अरे तो मुझे होना ही है, तो वो समय से पहले हो जा रही है, और वो बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं कि रिवर्स हो जाए। राइट और रॉन्ग? ये सिर्फ, आप एकदम सच कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। आपने ज़रूर सुना होगा, क्या इस बात का कोई सेंस बनता है कि मैं कई जनरेशन से गरीब था इसलिए मैं भी गरीब रह जाऊंगा? अगर मैंने गरीबी देखी है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी अगली जनरेशन गरीबी ना देखे, सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, और मैं यही बात कहता, मेरे घर में 5 पीढ़ियों से शुगर है। भाइयों, ये बात ध्यान से समझ लीजिए, 5 पीढ़ियों से शुगर था, 5 पीढ़ी गरीब थी, तो क्या आप भी गरीब रहेंगे? अभिषेक ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, और मैं इसके एकदम अगेंस्ट हूँ, क्योंकि माइंड से ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो यदि आपने ये बात समझ ली कि अगर 5 पीढ़ी तक गरीबी सस्टेन नहीं करेगी, तो ये शुगर क्या चीज़ है, ये बीपी क्या चीज़ है? जो इनका जवाब था मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं अपने जीवन से देना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि लोग पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, बेहतर रहें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये हम सब जानते हैं। तो अभिषेक, एक आखिरी सवाल कि ये जो हम लोगों ने बात करी, जो फिट हैं, हेल्थ से, वेल्थ से, माइंड से, वो हर बीमारी से रिकवर कर जाते हैं। युवराज सिंह, मनीषा कोइराला,
और बहुत बड़े बड़े लोग जिनको कैंसर एकदम लास्ट स्टेज तक गया, दे सर्वाइव, दे फाइट, दे केम बैक एंड नाउ दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ। और वास्तविक जीवन में सामान्य तौर पे कम संसाधन वाले लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आर्थिक संसाधन से ज़्यादा मानसिक संसाधन शायद ज़्यादा काम करता है उस रिकवरी में। तो आपका कैसा मानना है कि कैंसर में खान पान का क्या रोल है, और कैंसर में मानसिक दशा क्या हो कि कैंसर जैसी बीमारी की एक सामान्य बुखार की तरह आए और चला जाए? हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कारण हिंदुस्तान में कैंसर का और कोई नहीं है, वो दारू और सिगरेट है। अगर इंसान ये 2 चीज़ें नहीं कर रहा है तो वो अपने कैंसर होने की संभावना को 80% तक ख़त्म कर चुका है। इसके अलावा वो जब अपना स्वास्थ्य ख्याल रखता है, जब आप डिसिप्लिन दिखाते हो अपने खाने में, अपनी एक्सरसाइज में, तब आपका माइंडसेट मजबूत होता है। आप समझते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मुझे फीवर हो गया, मैं हेल्दी पर्सन हूँ, मैं रिकवर हो जाऊँगा। इसी तरह जब आपको कोई बड़ी बीमारी होती है तो आप देखते हो, समझते हो कि इसका इलाज किया जा रहा है। अगर इलाज नहीं होता तो हॉस्पिटल क्यों खुलते? अगर इलाज नहीं होता तो लोग रिकवर कैसे हो रहे होते? तो जिस इंसान को ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उसकी ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आपने ज़रूर सुना होगा कि कोई भी दवा जब मार्केट में आती है तो सबसे पहले जब उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसको टेस्ट करने से पहले उसको ऐसे लोगों को दिया जाता है, उनको दवा ना देकर सिर्फ बोल दिया जाता है कि तुम्हें दवा दी गई है। और कई बार उन लोगों में से अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, सिर्फ ये मस्तिष्क को पता हो जाए कि मुझे दवा दी जा रही और उसे दवा दी भी नहीं जा रही। उस ग्रुप के अगेंस्ट में कंपेयर किया जाता है दवा वाले ग्रुप को, ताकि हमें ये पता रहे कि वो वाकई में दवा काम कर रही है, ना कि उसके मन की ताकत। इसी को हमारे यहाँ दवा और दुआ भी कहते हैं। जी जी जी, हाँ? हाँ। कि ईश्वर की कृपा हो गई। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि वन एनर्जी है और ना एक विश्व है, और ईश्वर की कृपा से ही धरती चल भी रही है, और ईश्वर प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक मनुष्य में है। तो ईश्वर की इस नियामत को मानना चाहिए, इस पवित्र शरीर का ध्यान रखना चाहिए हम सबको। तो आज बहुत ही मज़ा आया अभिषेक आपके साथ बात करके, और कुछ सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहो, बहुत क्यूरियस रहते हो आप कर सकते हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में हेल्थ से रिलेटेड जब कोई इमरजेंसी आई, मतलब बड़ी खतरनाक स्थिति, तो वो क्या थी और आपने कैसे उससे डील किया, और आप उससे क्या सीखे? लोगों को क्या सिखाना चाहें? क्या बताना चाहिए कि दूसरा कोई अगर उस स्थिति में पहले तो फँसे ना, अगर फँसे तो वो निकलेगा कैसे? ऐसी कोई भगवान की कृपा से अब तक तो हेल्दी जीवन रहा मेरे जीवन में। अगर मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल इशू आया कोई, तो गॉल ब्लैडर का इशू था। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था और पेन होता था। मुझे रात में 2 बजे 2:30 बजे उठ के जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, लेकिन समझ आ चुकी थी बहुत, तो मैं बहुत दिन तक किसी चीज़ को पालता नहीं हूँ। फिर मैंने डिस्कशन किया डॉक्टर से और मैंने ऑपरेट करा लिया। और उसमें तो कहा जाता है चिकना मत खाइए, बहुत ज़्यादा तो नहीं ध्यान दे पाए, थोड़ी वही लापरवाही चलती रही। बट हेल्दी आते धीरे धीरे अपनाई, फिटनेस करते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट। फिर काफ़ी टाइम से टेनिस खेलने लगे हैं। तो एक हेल्दी दिनचर्या और नियमित दिनचर्या ज़रूर है। हाँ, मेरे भी जो कमी है, मैंने कम नींद की एक आदत डाल ली है। मैं 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाता हूँ, बट मुझे कोई ऐसी बहुत दिक्कत थकान नहीं होती और हेल्दी रूटीन फॉलो करता हूँ। तो जो सीख की बात अगर आप करते हो, तो कोई भी अगर शरीर में दिक्कत हो जाए और वो उसका जो भी इलाज है वो ज़रूर करा लेना चाहिए, उसको पालना नहीं चाहिए, है ना? 100%। तो मैं बार बार फिर वापस आ जाता हूँ कि बीपी और शुगर भी अगर आप पाल कर रहे हैं तो आप कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रखिए। बीपी और शुगर के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक हैं, वो शायद उस गॉल ब्लैडर के दर्द से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वो पूरे शरीर को दिक्कत कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ग्लूकोज जब सेल्स में नहीं जाता, केवल ब्लड में जाता है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो मेरा यही टेक अवे रहा, और हेल्दी मैंने ये बात समझ ली कि मेरी सत्ता मेरे शरीर तक है, एंड आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ। और दिस शुड बी द मंत्रा ऑफ एवरीवन। हर आदमी जिस दिन ये कहने लगेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उससे पहले ये बोलना कि मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ, तो ही हेल्दी इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल होगा। तभी वेल्दी इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल होगा, तभी भारत एक महाशक्ति रियल मायने में बन पाएगा।
तो एक मेरा सवाल और है, एक दिन एक इमरजेंसी और हो गई थी, वो जरूर कैमरे पे आज डिस्कस करते हैं, जिससे जनता तक जाएगी, वो रियल इमरजेंसी थी। आई गॉट डेड फॉर 3 मिनट। वो समय था जब मैं 3 मिनट के लिए डेड हो गया था। मैं टेनिस खेल के निकला, जून का टाइम था और एक्सेप्शनल गर्मी थी, शायद सुबह 8 साढ़े 8 बजे ही 50 डिग्री के आसपास तापमान था और बाहर वाटर कूलर था और ठंडे पानी से मैंने मुंह धुल लिया। तो मैं, आप डाइटिशियन हो, भाई हेल्थ की जानकारी रखती हो, तो आप बता सकते हो कि मैंने गाड़ी उठाई, उठाते उठाते मुझे पसीना आने लगा। फिर मैं सब्जी लेने गया और सब्जी के पास पहुंचते पहुंचते मेरे पास एक कॉल आई। फ़ोन उठाते उठाते मैं कम से कम 3 मिनट तक बेहोश रहा। तो मैंने ये समझा और लोगों को बोलता हूँ कि ठंडे पानी से मुंह न धुलें एक्सरसाइज के बाद, टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी को ना होने दें। इसको आप कैसे एलोबोरेट करेंगे? इसका खाने से कितना संबंध है आई डोंट नो, बट ये इस बात से संबंध है ही कि मुझे ठंडे पानी से मुंह नहीं धुलना चाहिए। तो वो दैट वाज अ रियल इशू। फिर जांच वगैरह भी कराई, भगवान के पास ऐसा कोई इशू नहीं निकला। तो टूली मुझे ये समझ में आई बात, जैसे हमारे यहाँ कहते भी कि दोपहर में जो बच्चे घर से निकलते थे तो बेटा आके पानी मत पीना। शायद उसका भी यही मतलब हुआ कि आप 50-52 डिग्री से आ रहे हैं और घर का रखा पानी पी लिया तो टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस को कैसे देखते हैं आप? हमारे शरीर की एक नेचुरल एबिलिटी होती है हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, जिसके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने बताया कि आप सुबह टेनिस खेल रहे थे बहुत तेज़ गर्मी में। मैं मानता हूँ कि आपकी गर्मी में ज़्यादा रहने की आदत नहीं है, इसलिए आपका शरीर अडेप्टेड नहीं है उस टेम्परेचर के लिए। इसलिए जब आप अचानक से गर्मी में जाते हैं या जिस एनवायरनमेंट में आप नहीं रहे हैं, तो आपका शरीर आपको बराबर सही मात्रा में ठंडा नहीं रख पाता है। इस कारण से आपका जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सुपरफिशियली, मतलब त्वचा के पास खून को भेजने लगते हैं ताकि जल्दी से वो गर्मी हटे और आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो। इसके बाद अगर आप तुरंत ठंडे पानी से नहा लेते हैं या तुरंत एसी में जाके बैठ जाते हैं, तो वो हीट लॉस जो बहुत तेज़ी से हो रहा था, अब शरीर को उसको प्रिवेंट करना है। तो आप जो ये लोड क्रिएट कर रहे हैं शरीर पे, इसके वजह से ये समस्याएं होती हैं। इवन हीट स्ट्रोक से हम देखते हैं कि लोगों की डेथ हो जाती है। पिछले साल मैं मानता हूँ कि जून 10 को प्रयागराज में 20 से 30 लोगों की एक दिन में मौत हुई थी हीट स्ट्रोक शायद से। वही जून 10 रहा हो जिस दिन मेरे साथ वो घटना घटी थी। मुमकिन है, बट मुमकिन बाय गॉड ग्रेस आई एम हियर एंड टॉकिंग टू यू। इट इज़ मोर अबाउट द टेम्परेचर एक्सपोजर एंड मोस्ट सो उस इंसान की आदत है या नहीं। अगर उसकी आदत है उस एटमॉस्फेयर में रहने की, आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, एकदम बर्फ़ में रहते हैं, वो वहाँ पर ज़िंदा रह पाते हैं। बट अगर हमें आपको अचानक से वहाँ पे पहुँचा दिया जाए, तो 1-2 दिन से ज़्यादा ज़िंदा रह पाना हमारे लिए बहुत असंभावित मैं है। एक सुझाव और भी देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आप जिम कर रहे हैं एसी में, ठीक बात है, लेकिन जब जिम से बाहर आइए तो गाड़ी का एसी घर जाने तक मत चलाइए, क्योंकि उतनी देर में वो टेम्परेचर डिफरेंस हो चुका होता है एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आप कुछ भी खेलते हैं तो जब खेलने के बाद तुरंत निकला तो कूल डाउन हो जाइए 10 मिनट 15 मिनट, तब एसी चलाइए, उससे पहले एसी मत चलाइए। अदरवाइज टेम्परेचर डिफरेंस का शिकार होने पर आप बेहोश हो सकते हैं, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में मेडिकल इमरजेंसी में आप पहुंच सकते हैं। तो हम लोग, एक आखिरी बात रह गई थी प्रोटीन इंटेक वाली। प्रोटीन इंटेक की आज हमारे यहाँ बहुत बात की जा रही है। अभिषेक, ये आखिरी सवाल है मेरा आज के इस पॉडकास्ट का, फिर हम लोग फिर मिलेंगे अपने इस वादे के तहत और तमाम सारी चीज़ें होती रहेंगी। कैसे प्रोटीन इंटेक को कैसे देखते हैं? वैसे तो बहुत सारी डिफिशियंसी, आपने B12 को बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया, तो प्रोटीन के लिए आप बताएं, क्योंकि पनीर का आपने कहा कि मोटा आदमी मैं हूँ, मैं पनीर खाऊंगा मेरे नुकसानदायक है, मेरा प्रोटीन की डिफिशियंसी भी है, तो मैं कैसे इसको पूरा करूँ? खाली दही से होगा नहीं। दही में प्रोटीन की 0.8 के आसपास होती है, पनीर में 15 से 25% होती है। 3 और 15 है, दही में 3 होती है, पनीर में 15 होती है। ठीक है, तो अब दही को भी मैं 300 ग्राम नहीं खा सकता हूँ, तो कैसे होगा? हमें समझना पड़ेगा कि हम भारतीयों का जो डाइट पैटर्न है वो कार्बोहाइड्रेट से शुरू होता है, रोटी, चावल, पोहा और थोड़ी सी दाल, और वो फैट पे ख़त्म हो जाता है। जो थोड़ा जा हम खाना ऑयल यूज़ करते हैं तेल कुकिंग के लिए, इसमें प्रोटीन ज़्यादातर सिर्फ दाल से आता है और हमें लगता है कि जो 2 कटोरी दाल हम खा ले रहे हैं इससे हमें प्रोटीन मिल जाएगा। 1 कटोरी दाल जो लगभग इतनी होती है,
उससे मुश्किल से आपको 5 या 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप दिन में 2 बार भी खा रहे हैं तो मुश्किल से आपको 10 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जबकि एक इंसान को औसतन 50 से 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है डेली। जो प्रोटीन होता है वो शरीर में स्टोर नहीं हो सकता। विटामिन B12 जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं खाएंगे तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि वो आपके शरीर में स्टोर्ड रहता है। उसकी बैकअप जैसे कह सकते हैं, सप्लाई वो हमारा शरीर दे देता है। बट प्रोटीन के लिए ये ट्रू नहीं है। हाँ। प्रोटीन आप जिस दिन नहीं खाए उस दिन आपका शरीर बिना प्रोटीन के चल रहा है, इसलिए आप 1 दिन प्रोटीन नहीं खाओगे, आपको उसका असर दिखेगा। अब इसकी कमी जो है इंडिया में, वो सिर्फ मैल न्यूट्रिशन में नहीं है, जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, हमारे आपके घरों में जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे संपन्न है, हमारा डाइट पैटर्न भी यही है कि इसमें प्रोटीन को एक किनारे रखा गया है। ये एक वो अलग चीज़ है, अलग से सोचा जाता है उसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप अलग से नहीं सोचेंगे, अच्छा रोटी हम एक और खा लेते, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है। प्रोटीन के साथ हमारा ये, इसका बड़ा कारण ये है कि हम अंडे और दूध, मीट, मछली, ये चीज़ें कम खाते हैं, और मोस्टली जो लोग खाते भी हैं वो दूध वगैरह ही लेते हैं। पनीर एक्चुअली में प्रोटीन का वाकई में अच्छा सोर्स है, पर अगर आप दूध को हटाकर, उसका फैट हटाकर पनीर बना सकें तो वो बहुत अच्छा होगा। पनीर ज़रूरी नहीं है कि पूरे मलाई वाले दूध से ही बनाया जाए। मलाई हटाकर भी अगर पनीर बनता है दूध से तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, क्योंकि आपने एक कंपोनेंट हटा दिया, आपने जगह क्रिएट कर दी कि प्रोटीन उसमें हो सके। तो 15% के बजाय कम फैट वाले पनीर में 20% प्रोटीन होता है। अच्छा, जी, ये तो बड़ी अच्छी बात तो बताई यार आपने फैट भी कम कर दिया और अपना प्रोटीन भी आपने बढ़ा दिया, और उसके साथ आपको कैल्शियम तो मिल ही रहा है। शादी वगैरह में आप पनीर खाना अवॉइड करें। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि पनीर कहने को तो सिर्फ दूध से बनता है, लेकिन हमारे यहाँ वो तेल से भी बनता है। वो पनीर नहीं है, उसको एनालॉग पनीर कहते हैं। उसका टेस्ट और टेक्सचर पनीर से और अच्छा होता है और ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बट उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैट है, और ट्रांस फैट है, हानिकारक फैट है। आप देखकर शादी के पनीर को नहीं बता सकते कि असली पनीर है या नकली पनीर है। तो जब आपको नहीं पता तो आप उसको ना खाना ही बेहतर है। आप पनीर जहाँ से भी खरीदें, या अगर आप घर पे बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उस दुकानदार पे भरोसा होना चाहिए कि ये मेरे साथ स्कैम नहीं कर दे रहा है, मेरे को पनीर के नाम पे ये ऑयल नहीं बेच दे रहा है। इसके अलावा जो लोग एग्स वगैरह खाते हैं उनके लिए तो आसान होता है अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना। जो वेजिटेरियंस है, अब आप उस इंसान की समस्या समझिए जिसको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, जिसको पनीर नहीं खा रहा है क्योंकि वो मोटा है, और जो मैं हूँ। वेजिटेरियन है वो अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करेगा? हाँ, कैसे तो करें या बताओ? तो वो अपना प्रोटीन कम खाए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना खाए, हाँ, या तो वो और ऐसे ग्रेन्स इंक्लूड करे, और यहाँ तक कि वो प्रोटीन पाउडर्स यूज़ करने के बारे में भी सोच सकता है, अच्छा। जो कि स्वस्थ होते हैं एज लॉन्ग एज वो अच्छी कंपनी से आए हैं। चलो, बहुत अच्छा रहा यार अभिषेक, बड़ा हेल्दी सेशन रहा आज का। मुझे लगता है कि इंडिया इसको पसंद करेगा, और निश्चित रूप से लोगों के जीवन में हेल्दी भावनाएं उत्पन्न होंगी, और हम लोग मिल के, जो मेरा मिशन है, मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी, और आपका मिशन है हेल्दी इंडिया, उसको हम लोग बना पाएंगे। तो थैंक यू सो मच व्यूअर फॉर योर टाइम। हमारे चैनल को देखते रहिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए। कोई जानकारी चाहिए तो बताइए, आपको बिज़नेस संबंधी सलाह चाहिए आप मुझसे संपर्क करिए, हेल्दी सलाह चाहिए, डाइट संबंधी सलाह चाहिए, इनसे मिलिए। हम आपके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।